नमस्कार। बिस्तक के मॉर्निंग शो शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। अगले 30 मिनट में आपको बताएंगे बाजार की हर जरूरी अपडेट और विदेशी संकेत, साथ साथ कॉर्पोरेट नतीजे जो आए हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे और आज की ट्रेडिंग रणनीति पूरा एक्शन पैक्ड डे रहने वाला है और उसमें मॉर्निंग में शुरुआत कैसे हो सकती है। इस शो का मुद्दा ये है कि वो आपको बताएं और साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें। आपके कोई भी सवाल आप मार्केट एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। मिथिल दोषी जी सेंट्रम ब्रोकिंग से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। Sir, good morning to you and everyone on the show. Thank you. सर संकेत तो आज मिले जुले दिखाई दे रहे हैं एशियन मार्केट से भी, और डॉ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में कर रहे हैं कामकाज। लेकिन जो बड़ी खबर है वो आर्थिक मोर्चे पर आई है और उसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। क्वार्टर फोर जीडीपी अनुमान से बहुत बेहतर है, 7.4% का आंकड़ा है, और पूरे फिस्कल के लिए FY25 के लिए 6.5% की ग्रोथ इंडिया ने दर्ज की है। लेकिन ये जो रीडिंग है इसको प्रिलिमिनरी ही देखें आप, ये प्रोजेक्शंस हैं जो आने वाले समय के लिए आ सकते हैं, इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो क्वार्टर फोर का आंकड़ा है 7.4 अब तक, और 6.5% FY25 जीडीपी का आंकड़ा है। दूसरा, जीएसटी की जो आंकड़े आए हैं वो इस बार भी बहुत बेहतर आ गए, और जीएसटी के मोर्चे पर भी मई में जीएसटी कलेक्शन 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपीस इंडिया में दर्ज हुआ है। ये भी एक और बेहतर आंकड़ा। लेकिन जो सुबह सुबह मॉर्निंग में जो अपडेट्स हमारे पास इंटरनेशनली आ रहे हैं वो थोड़ा नर्वस करने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर फिर से छोड़ने की नियत है। वो बैकफुट पे जा ही नहीं रहे हैं। उनका कोर्ट जो मर्जी बोले बोले वो बोल रहे हैं मैं तो हूं डोनाल्ड ट्रंप। और स्टील टैरिफ जो है वो उन्होंने बढ़ाने का फैसला किया है, दोगुना कर देंगे स्टील पर टैरिफ, 25% से बढ़ाकर 50% करेंगे, और 4 जून से यूएस स्टील टैरिफ जो है उसमें बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। सर मुद्दा फिर डोनाल्ड ट्रंप से शुरुआत करते हैं। केंद्र बिंदु तो फिर से यूएस मार्केट से बन रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में कर रहे हैं कामकाज। हम क्लोज हुए थे 24750 के लेवल पे, ऊपर कब जाएंगे? देखिए अभी के लिए तो ऑफ कोर्स ओपनिंग थोड़ी वीक है, बट 90 पॉइंट करीबन शायद से दिख रहा है अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी। बट देखते हैं, ओवरऑल जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट है तब तक के लिए हम वेट एंड वॉच रखेंगे। 24,550 निफ्टी पे रहेगा हमारा सपोर्ट। बैंक निफ्टी पे 54,750 ये रहेगा हमारा सपोर्ट। जब तक सपोर्ट्स नहीं टूटते तब तक के लिए बाय ऑन डिप, या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच के लिए देखते हैं। आगे के मूवमेंट के लिए देखा जाए तो चाइना हैंग सैंग भी ऑलमोस्ट 2 से 2.5% नीचे है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो वहां पे हुआ है। आगे के देखते हैं कारोबार में कैसे चलता है। ओके, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो मैं चेक कर पा रहा हूँ उसमें 48 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 23 पॉइंट्स की गिरावट थी, तो ये गिरावट थोड़ी बढ़ गई है। मैं कह रहा हूँ कि एशियन मार्केट से संकेत कोई बहुत बढ़िया तो है नहीं। ये जो टैरिफ वॉर का मुद्दा ये एक तो गहरा रहा है, और फिर से देखते हैं कि इंडिया के साथ ये जो ट्रेड डील होनी है इस पे बात होती है इस हफ्ते, तो उसमें क्या आउटपुट निकल के आएगा। 5 और 6 जून को भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील पर बात होनी है। ऊपर से एक और खबर आई है, केविन हेसेट जो कि व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोल दिया कि ट्रंप और सी जिनपिंग जो हैं वो भी इस हफ्ते ट्रेड डील पर बात करेंगे। तो चाइना और भारत के साथ ट्रेड डील हो सकती है यूएस की, और देखते हैं कि उसके ऊपर क्या अपडेट्स निकल के आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ा फैसला हुआ है, ओपेक प्लस ने जुलाई के लिए क्रूड उत्पादन जो है वो 4.11 लाख, माफ कीजिएगा, ओपेक प्लस ने जुलाई के लिए क्रूड उत्पादन 4.11 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने 4.11 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का ही फैसला किया है। तो ये जो इंक्रीज है ओपेक वो लगातार करता चला जा रहा है, और उसके बावजूद हमने कच्चे तेल की कीमतों को घटता नहीं देखा है। इस बार 2% का उछाल है ब्रेंट क्रूड ऑयल में, वो इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव फिर से बढ़ गया। इस बार यूक्रेन वालों ने रूस के ऊपर ड्रोन से हमला कर दिया। तो देखते हैं कि वहां से क्या अपडेट निकल के आते हैं। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन हावी है, ट्रेड वॉर की टेंशन हावी है, मार्केट चलने को अभी तैयार नहीं है। मार्केट थोड़ा फ्लैट रहा बीते हफ्ते। इस हफ्ते देखते हैं। अच्छा, ऊपर से एक और तो सुन लो, एफआईज ने भरकर बिकवाली कर दी। 6,450 करोड़ रुपए की कैश मार्केट बिकवाली करके चले गए। एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो एफआईज की है वो 19.23% है। मतलब 80% से ज्यादा तो शॉर्ट ही बैठे हुए इंडियन मार्केट्स में। पता नहीं क्या भाप लिया, लेकिन एफआईज की कोई पोजीशन बन नहीं रही है अभी इंडियन मार्केट्स में। काउंटर स्पेसिफिक हो जाते हैं। वैसे तो आज दो नई लिस्टिंग्स होनी है। एजेस वोपैक टर्मिनल्स कुल 2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, उसकी लिस्टिंग होनी है, और लीला होटल्स की लिस्टिंग होनी है आज। श्लॉस बैंगलोर नाम से ये स्टॉक मिलेगा। 435 रुपीज प्रति शेयर का इश्यू प्राइस रखा गया, और कुल 4.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये स्टॉक। सर स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं। मैं चार्ट लगाया तो स्क्रीन पे, आप प्लीज बताइए कौन से स्टॉक्स आप ट्रैक कर रहे हो जहां पर आपको लगता है कि दम ज्यादा देख।
देखिए ये हफ्ते के लिए भी हम थोड़े स्टॉक्स पे बुलिश है। लास्ट वीक ड्यूरिंग द शो हमने डिस्कस किए थे, बट अभी भी हमें कंटिन्यूएशन बुलिश फॉर्मेट दिख रहे हैं। उनमें से पहला है अनंतराज। अनंतराज हमें हाँ इनवर्स एच एन एस ब्रेकआउट का इंडिकेशन देता है और बुलिश कंफर्मेशन भी है। 535 के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न थी जिसने ब्रेक किया है, और 544 के ऊपर नेकलाइन थी इनवर्स एच एन एस की, जो भी ब्रेक हुई है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी बुलिश यहाँ पे दिख रहा है। एक्सपेक्टेशन है टारगेट के हिसाब से 600 630 के लेवल हायर साइड पे दिखे। 630 पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जो एक रेजिस्टेंस भी बन सकता है अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। नेकलाइन ही इसका सपोर्ट रहेगा, या फिर हम बुलिश फ्लैग पैटर्न की ब्रेकआउट है 535 को इसे सपोर्ट लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमारे जो रेडार पे है वो है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल ने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन दी हुई है, साथ ही साथ में ब्रेकआउट के बस करीब में ही है। एक बार ये 226 के ऊपर सस्टेनेबल मूव दे दे तो हम फर्दर हायर साइड पे बुलिश नेस देख पाएंगे। 240 238 245 के लेवल्स हो सकते हैं, जो हिसाब से पैटर्न टारगेट बनती है। और एक और कंफर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, वो है 50 डे और 200 मूविंग 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर। ये एडिशनल कंफर्मेशन है एबी कैपिटल के लिए। कुछ तीस एक और स्टॉक है हमारे रेडार पे, मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ। वो है तानला। तानला पे भी अच्छा खासा एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन मिला है इनवर्स एच एन एस पैटर्न का, जिसकी नेकलाइन आती है 585 के तरफ। और अपसाइड के जो हिसाब से पैटर्न टारगेट्स है वो 660 680 के तरफ दिखते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज इसका आता है 271 पे, और 50 डे मूविंग एवरेज आता है 507 के लेवल्स पे। तो ये 3 स्टॉक्स आपने दिए, जिसमें अनंतराज, एबी कैपिटल और तानला प्लेटफॉर्म्स। कोई डिस्क्लेमर आपका इन स्टॉक्स के ऊपर? देखिए हमारे साइड से ऑलरेडी ये हमारे क्लाइंट्स को हमारी वीकली रिपोर्ट पे कवर हुई है, जो आज पब्लिश होगी। साथ ही साथ में हम यहाँ पे भी शेयर कर रहे हैं, तो पर्सनल पोजीशन कुछ भी नहीं है। बट ऑफ कोर्स हम जो हिसाब से मोमेंटम और राउंडिंग फॉर्मेशन या फिर इनवर्स एच एन एस पे, उस पर ज़्यादा फोकस है हमारा, क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रॉन्गर पैटर्न्स बनती है, तो वो हिसाब से हम सबको रिकमेंड करते हैं। ओके। मैं कुछ और स्टॉक्स आपसे पूछता हूं, और उसमें सबसे पहला है वोडा आइडिया। सर 20,000 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं ये, मतलब कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। इन्होंने मंजूरी दे दी है, उसके बाद फिर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना भी बाकी है, लेकिन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और रिजल्ट्स आए बेकार। तो अभी स्टॉक पे क्या करना चाहिए? घाटा आया बहुत तगड़ा फिर से, 7,166 करोड़। ये तो हमको पता था कि घाटा आएगा। देखिए ये स्टॉक पे अभी के लिए हम कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे। 7.40 का रेजिस्टेंस है, जब तक वो नहीं निकालता तब तक के लिए कुछ बड़ी कंफर्मेशन भी नहीं है। और उसके ऊपर भी ब्रेक आता है तो वापस 8.5 रुपए पे, 9 रुपया 20 पैसे पे कहीं ना कहीं, छोटे छोटे हर 1.5 2 रुपए पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। तो और नीचे पे जो मेजर लेवल पे जो अभी रिसेंट लो था वो 6.50 का था। तो जिनके पास पोजीशन है कुछ लॉन्ग टर्म टर्नओवर के लॉजिक से लिया हुआ है, बट हमारा टेक्निकली कोई भी व्यू नहीं है यहाँ पे। हम अवॉइड के स्टेज पे हैं यहाँ पे, ये स्टॉक को ना बाइंग ना सेलिंग, कुछ भी नहीं, अवॉइड के स्टेज पे रखेंगे हम ये। अच्छा सर, दूसरा जो स्टॉक है दैट इज नाइका। यहां पर रिजल्ट्स ठीक साउंड कर रहे हैं, मुनाफा 9 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ रुपए हुआ है। देखिए नाइका पे अगर देखा जाए तो बहुत टाइम से ये हमारे ट्रैक लिस्ट पे था, पर बार बार 205 के लेवल के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियोज देखने मिले रेगुलरली। तो जब तक 205 का लेवल कंटिन्यूसली सस्टेनेबल मूव के साथ नहीं निकलता, तब तक के लिए यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हमें नहीं एक्सपेक्ट करे। अगर 205 के ऊपर सस्टेनेबल मूव देता है तो 212 220 के लेवल हायर साइड पे दिख सकते हैं, और नीचे पे सपोर्ट आता है 197 पे। ओके। फिर जो नेक्स्ट है दैट इज अपोलो हॉस्पिटल्स। यहां पर भी नतीजे अच्छे साउंड कर रहे हैं, 54% मुनाफा बढ़ा है। लेकिन जो फिगर्स आई हैं वो एस्टिमेट पहले ही बाजार ज्यादा लगाकर चल रहा है अपोलो हॉस्पिटल से, तो यानी इनलाइन माने जाएंगे। लेकिन आप मुनाफे की ग्रोथ देखोगे तो 54%, EBITDA की ग्रोथ देखोगे तो 20%। नतीजे ठीक है अपोलो हॉस्पिटल के। देखिए अपोलो हॉस्पिटल पे जो रिसेंट मूव आया हुआ था वो तो अच्छा खासा देखने मिला था, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ी एक हायर टॉप हायर बॉटम में एक रिजेक्शन देखने मिली है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा 7140 के ऊपर निकलना। 7140 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बुलिशनेस कंटिन्यूड यहाँ पे देख पाएंगे। इमीडिएट सपोर्ट 6800 के लेवल के आसपास आता है, अगर वो टूटता है तो शायद से अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रिवर्सल नहीं दिखेगी हमें।
ओके सर, कुछ और स्टॉक से बात करें तो आइनॉक्स विंड है, जिसमें 19 करोड़ से बढ़कर मुनाफे की फिगर 67 करोड़ रुपीस हुई है। आइनॉक्स विंड पे आपकी राय? देखिए आइनॉक्स विंड पे एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने मिली थी हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स की। स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम हम देख रहे हैं, बट बुलिश मोमेंटम है। अगर ऑलरेडी किसी के पास लॉन्ग है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे इमीडिएट लेवल्स पे 200 और 210 के लेवल्स है। हाँ, जो इनवर्स ट्रिपल बॉटम के टारगेट्स बनते हैं वो 222 230 के लेवल्स के आते हैं। तो जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है वो होल्ड कीजिए, और डिप पे अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है। 190 185 के आसपास के लेवल्स पे अगर मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 178 इसका नेकलाइन लेवल है। सर, ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या करें, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे? आरबीआई की पॉलिसी आनी है 6 जून को, उससे पहले पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स बहुत एक्टिव हो गए हैं, आपकी राय? देखिए पीसीयू बैंकिंग इंडेक्स ही पूरा का पूरा ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर चार्ट्स पे देखे जाए तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लास्ट वीक में हमने एसबीआई, कैन बैंक, ये सारे और बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा उछाल देखा हुआ है। तो जो हिसाब से मोमेंट हम एक्सपेक्ट करें वो पीएसयू रेडार में है। एज अ डिस्क्लेमर हम बता दें कि ऑलरेडी हमने एसबीआई और कैन बैंक पे लॉन्ग पोजीशनिंग की रिकमेंडेशन लास्ट वीक ही दी हुई है। फ्राइडे के दिन पे फर्दर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी व्यू दिया हुआ है बुलिशनेस का। तो एक्सपेक्टेशन है कि पीएसयू बैंक कंटिन्यू रैली करेगी ये हफ्ते के लिए। और जो रेट इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी रेट कट आने की संभावना है 25 बेसिस पॉइंट से। सो वो हिसाब से हमने पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स को लॉन्ग में रखा है, और एसबीआई, कैन बैंक और ये सारे स्टॉक्स में बाय रहने की सलाह दी है। एसबीआई पे 840 का टारगेट है हमारा, जो हिसाब से पैटर्न रिवर्सल और मल्टीपल सपोर्ट से घुमा हुआ है स्टॉक। कैन बैंक की अगर बात करें तो बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा निकला है, जिसका टारगेट आता है करीबन 120 के तरफ। तो अगर डिप पे मिलता है 112 113 पे तो अच्छी खासी राय होगी यहाँ पे लेने की, वरना 120 का अभी के लिए अपसाइड टारगेट है। तो ये दो स्टॉक्स पे मेजरली व्यू है हमारा स्टॉक। सर, पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं, और उसमें एक स्टॉक है कोल इंडिया, अभी तक चला नहीं है, लेकिन सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल ने सेबी एनएससी बीएससी के पास आईपीओ की अर्जी दे दी है। कोल इंडिया भी आपको कैसा लगता है? देखिए कोल इंडिया का बेस फॉर्मेशन हम अगर हम देखें तो अच्छा खासा बना है। कंसोलिडेशन में अक्यूमुलेशन जोन हम देखने मिल रहे हैं। रीसेंट हाई जो बीच में बना हुआ था वो भी अच्छा खासा था। 410-11 के ऊपर अगर वापस निकलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट 380 के लेवल्स पे। आईओसी और बीपीसीएल एटीएफ के दाम घटा दिए हैं, 2.82%। दिल्ली में एटीएफ की कीमतें कम हो गई हैं, और ओएमसीज ने 19 किलो एलपीजी सिलेंडर के दाम 24 रुपए घटा दिए हैं। देखिए आईओसी पे मेजर सपोर्ट 138 का है। एक्सपेक्टेशंस है जो हिसाब से फॉर्मेशन दिख रहा है, ट्रायंगल फॉर्मेशन हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जिसकी वेव 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है नीचे के बेस लेवल पे, वही सपोर्ट के आसपास पे। अगर वहां से कोई रिवर्सल्स मिलती है, ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 रुपए नीचे है, अगर वहां से कोई रिवर्सल्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है। वापस अपसाइड लेवल जो इनिशिएट रैली में, अभी करंट रैली में 150 के हाई बने थे, वो पहले होंगे। अगर उसके ऊपर निकलता है तो राउंडिंग बॉटम का टारगेट आता है 165 168 के तरफ। ओके सर, ऑटो स्टॉक्स में एक एक करके पूछता हूं मैं, क्योंकि अब ना ये ऑटो नंबर्स जो आए हुए हैं उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी सुबह सुबह मारुति के आए हैं, 3.2% कुल बिक्री बढ़ी है मारुति की। ये स्टॉक अभी कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए मारुति का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। 13,500 से लेके 11,500 का रेंज है, अभी के लिए मिड लेवल्स पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जब तक कोई लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता तब तक के लिए हम थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे ये स्टॉक को। और या फिर 12,000 के आसपास पर डिप मिलती है थोड़ी तो अच्छी खासी लेवल्स होगी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। पर अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे ये स्टॉक को। अच्छा, उसके बाद है आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की बिक्री 26% बढ़ी है मई में, और वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 7.3% बढ़ी है। कमर्शियल व्हीकल ऑब्वियसली स्लो ही परफॉर्म करना था इस बार, यही एक्सपेक्टेशन थी। पर बाइक बिक्री बहुत तगड़ी बढ़ी हुई है सर, वैसे भी टू व्हीलर स्टॉक्स बहुत तगड़े भाग रहे हैं। आयशर का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? देखिए आइसर जो करंट लेवल से ही बेस बना रहा है, जो सपोर्ट आता है 50 to 80 का,
अगर ये इस लेवल से रिवर्सल मिलती है और 5400 के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक्स में वापस बुलिशनेस के हुए हम देख सकते हैं 5600 5750 के लेवल्स हायर साइड पे। फिर स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें कुल बिक्री 17% बढ़ी है, 84,110 यूनिट। पैसेंजर व्हीकल 21% ऊपर। कुल एक्सपोर्ट 37% बढ़ा है। थ्री व्हीलर बिक्री 11% बढ़ी है। ट्रैक्टर बिक्री 10% बढ़ी है। हर मोर्चे पे बड़ी ही बड़ी हो रहा है। एमएनएम सर आपके। देखिए एमएनएम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा है। बट अगर करंट लेवल से रिवर्सल्स आते हैं तो 3200 के लेवल्स होंगे जो उसका मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। तो 3200 का अपसाइड टारगेट रहेगा, नीचे पे 2600 का सपोर्ट है। तो ये रेंज को लेके चलेंगे। तो अगर थोड़ा भी डिप मिलता है 2800 के आसपास में भी तो भी एक बार देखा जा सकता है, बट बड़ा स्ट्रक्चर तो रेंज के अंदर ही दिख रहा है हमें। ओके, फिर है सर टीवीएस मोटर, मतलब कुल बिक्री 17% बढ़ी है, 17%। और टू व्हीलर बिक्री जिसमें से 16% बढ़ी है। ईवी बिक्री 50% बढ़ी है और थ्री व्हीलर बिक्री 46% बढ़ी है। लेकिन हम जो आंकड़ा ट्रैक कर रहे हैं वो टू व्हीलर सेल्स मेजरली 16% अप है टीवीएस मोटर की। आपकी राय। हाँ देखिए टीवीएस पे ओवर स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेटर स्ट्रक्चर है बाकी सबके कंपैरिजन में। टू व्हीलर सेगमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल बुलिशनेस हमें देखने मिल रही है यहाँ पे। 2850 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर यहाँ पे बुलिशनेस देख पाएंगे। अपसाइड 2940 और 3000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके राइट सर। अंशुल जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मी श्री से। अंशुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट तक पे। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं, आप ही म्यूट। की आवाज में नहीं आ रही। सर नमस्कार। हाँ, बोलते आगे सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेस्ट तक पे। चार्ट तो बढ़िया खूबसूरत बना दिए हैं सर। है ना, मतलब इनोवेशन की कमी बिल्कुल नहीं है बेस्ट तक पे। नहीं नहीं, क्रिएटिविटी की आप में कभी कमी रही है? अब ये बताओ बाजार में कहाँ कमी रह गई? बाजार में तो अब आंकड़ा भी आ गया सर, वो जीडीपी ग्रोथ आई है 7.4% की। बताओ इतनी तेज गति से भाग रहे हैं हम। अरे कल पुतिन और वो अपना खिलौना खिलौना खेलने लगे तो क्या करेंगे? दोनों व्लादिमीर मिलके आपस में अपने लड़ने झगड़ने लगे तो क्या ही कर लेगा बाजार। कोई खास रिएक्शन आना नहीं चाहिए सर। मार्केट हल्का सा हो सकता है नेगेटिवली खुले, बट सीधा सीधा नीचे मंथली वीवैप है निफ्टी पे 24,680 के आसपास। और लास्ट वीक का लो भी वहीं पे है। लास्ट वीक का लो लास्ट वीक का लो भी वहीं पे है, समवेयर अराउंड 23 नहीं, लास्ट वीक का लो भी वही है 24,677। तो ये जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोन में कहीं भी स्वीप मिलता है आई वुड बी ए बायर। मैं अभी भी बायर हूं। मैं अभी मतलब किसी तरह के सेलिंग मोड में नहीं हूं। आई वुड आइदर वेट और आई वुड बाई द डिप। मैं कहीं भी बुलिश एविडेंस पे बायर ही हूं। मैं सेलर तो कहीं से नहीं हूं। रीजन आपको बहुत क्लियरली स्टेट कर देता हूँ। एक मिनट, खुल नहीं रहा है, खुल जाए तो बता देता हूँ। एफआईआई की, हाँ खुलिए। एफआईआई की नेट पोजीशन 95,000 इंडेक्स पे फ्यूचर पोजीशन नहीं, नेट पोजीशन 95,392 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। 1,66 पे ओवरसोल्ड होंगे, 2,40 पे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होंगे। और 95,000 प्लस से 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस, यानी 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग ऐड हुए हैं शॉर्ट साइड में 2 हफ्ते में। और निफ्टी आप देखोगे तो 2 हफ्ते मदर बार के इनसाइड वीकली लगा लेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा निफ्टी पे मदर बार के अंदर ही काम कर रहा है। यानी एफआईआई शॉर्ट ऐड करती जा रही है और मार्केट गिरने तैयार नहीं है। तो जैसे ही हाई निकला, शॉर्ट कवरिंग आई, सीधा 24,847 जिसकी हम बात कर रहे हैं 25,847 इसका टारगेट आ जाएगा। एफआईआई की फ्यूचर पोजीशन देखेंगे, नेट इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन, तो ये भी 7,464 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से 83,684 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। 83,335 पे हम ओवरसोल्ड होते हैं। तो ओवरसोल्ड के तो नीचे 1,33,335 पे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड चले जाएंगे। तो मैं ये मान रहा हूँ कि वीक में थोड़ा सा हम साइडवेज, एटलीस्ट वेडनेसडे तक हम थोड़ा साइडवेज और बेरिश मोमेंटम दिखा सकते हैं। इसको एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ले जाने 1,33 पे और 1,13 पे, और उसके बाद एकदम से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होनी चाहिए। तो कहीं भी मार्केट लिक्विडिटी लेता है डेली पे या वीकली पे, उसके बाद मार्केट में तेजी आ जाएगी। और 6 तारीख को आनी है आरबीआई पॉलिसी, तो उससे पहले का ये सेटअप है। थोड़ा सा बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है और अगर कभी नीचे जाता है, लिक्विडिटी लेने आता है, तो फिर वहां से खरीदारी के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। और अंशुल जी, मिथिल जी भी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं।
मिथिल जी, कि आप एक बार प्लीज बैंक निफ्टी का चार्ट देके बताएं। ये तो पिछले सत्र में अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग देके गया है ना बैंक निफ्टी। और आपने बोला पीएसयू बैंकिंग का जो इंडेक्स है वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है निफ्टी बैंक से। लेकिन मैं सिर्फ इस पे पूछ रहा हूँ, निफ्टी बैंक ये रिकॉर्ड स्तरों पे पार चला जाएगा इस हफ्ते? देखिए एक्सपेक्टेशन तो यही है 56,000 को पार करके फर्दर 56,300 56,500 के लेवल्स एक्सपेक्टेशन से ये वीक में ही जो हिसाब से मोमेंटम हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे है। आउट परफॉर्मेंस निफ्टी से ज्यादा रहेगा ये हमें लग रहा है। ओके, इसमें चलेगा क्या? मतलब एसबीआई दिखाई दिया था पिछली बार तो, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है पूरे बैंक्स में कौन सा बढ़िया जो निफ्टी बैंक का कंपोनेंट हो? देखिए मेजरली इनिशियली तो एसबीआई है, फिर साथ ही साथ में कहीं ना कहीं हम एक्सिस और एचडीएफसी में एक मूव एक्सपेक्ट करते हैं प्राइवेट बैंक्स में। तो ये दो स्टॉक्स एडिशन हो सकते हैं साथ ही साथ में जो मूवर्स में सपोर्ट कर दे। ओके, अंशुल जी आपको कैसा लग रहा है बैंकिंग का स्ट्रक्चर? सर आरबीआई की पॉलिसी आने वाले से पूछ रहा हूँ। तो बैंकिंग ठीक लग रहा है। बैंक निफ्टी पे 5 हफ्ते की कंसोलिडेशन है, एफआईआई ओवरसोल्ड में चली गई, नीचे नहीं जा रहा है। पीएसयू इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है 6,845 पे 7,248 का मूव दिख रहा है, यानी यहाँ से करीब करीब 300 पॉइंट अभी बचे हैं ऊपर में। तो एसबीआई ही ब्रॉडली चलाएगा पीएसयू इंडेक्स को, और एसबीआई अगर चलाता है पीएसयू इंडेक्स चली जाएगा। और एसबीआई का बैंक निफ्टी पे भी वेटेज है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अगर लीड नहीं लेगी तो फिर निफ्टी के टारगेट अचीव होना भी मुश्किल हो जाएंगे। सो आई वुड से बैंक निफ्टी पर नजर रखिए। 5 हफ्ते हो गए टाइट क्लोजिंग के, ब्रेकआउट आना चाहिए। ओके मिथिल जी, रवि कोलिया जी बोल रहे हैं कि इनके पास 5 जून की ये जो इस हफ्ते की सीरीज की 24,700 की कॉल पड़ी हुई है निफ्टी की। अभी क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करें क्या? देखिए अभी के लिए जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक के लिए मैं होल्ड रहने की राय दूंगा। जो लेवल्स मेंशन थे मेजरली हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो लेवल्स नहीं टूटे। तो और बैंकिंग अगर मूवमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी मोमेंटम आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस तो है ही। तो कंटिन्यू कर सकते हैं पोजीशन अभी के लिए। वेनेसडे तक तो थोड़ा आई थिंक सो मूवमेंट पहले थोड़ी आ जानी चाहिए। सर एक और स्टॉक पूछा है शर्मी जोशी जी ने, बोल रहे हैं एनबीसीसी में क्या करें, जाते जाते बहुत तेज हो गया था पिछले सत्र में। रिजल्ट के साथ साथ में अच्छी खासी मूवमेंट दी थी, आई थिंक सो 6% प्लस में था। ओवरऑल 104 के ऊपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी था कहीं ना कहीं, जिसके इनिशियल टारगेट्स तो आ चुके हैं। अगर डिप पे मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस बन सकती है 111-12 के स्टॉप लॉस के साथ साथ। तो डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है 140 के लेवल के लिए। रिकॉर्ड मार देगा फिर तो। जी हाँ। ओके, फिर एक और स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा शॉर्ट टर्म के लिए सर? हाँ देखिए जो हिसाब से इसकी कंटिन्यूस मोमेंटम बनी है एक छोटे राउंडिंग फॉर्मेशन के साथ साथ, जिसका ब्रेकआउट जोन था अप्रोक्सीमेट 1,050 के आसपास। बाय ऑन टिप्स की रणनीति होगी बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। एक्सपेक्टेशन से जो इनिशियल हाई बने थे पहले 1,250 1,200 1,300 के लेवल्स वो वापस अचीवेबल लगते हैं हमें। ओके शिवम जी, मैंने आपका मैसेज पहुंचा दिया। मार्केट स्कैन नहीं आ रहा है, मॉर्निंग न्यूज लेटर भी नहीं आ रहा है। पता नहीं वो पीछे टीम से बात करो तो बोलते हैं जा रहा है जा रहा है। इस बार तो पक्का मैं करवाता ही हूँ ये वाला। इस बार तो मैं करवाता ही हूँ ये वाली जो चीज़ है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सॉरी अगर आपको कोई किसी तरीके का दिक्कत हो रही है तो मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ मैसेज को। अंशुल जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं सर, कौन से सेक्टर्स जो आपको लगता है बाजार की इस रैली को लीड कर सकते हैं? अगर रैली आई तो फिलहाल तो 81 पॉइंट नीचे है आज निफ्टी निफ्टी की 81 पॉइंट नीचे ओपनिंग हो रही है। तो देखो मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में वापस से ब्रेकआउट्स आने लगे हैं और सस्टेन होने लगे हैं। 500 करोड़ के नीचे का स्टॉक बोलो तो एक डिस्कस करूं, बहुत बढ़िया 67 वीक्स का बेस बना हुआ है। हार्ट अटैक हो जाएगा। 500 करोड़ से नीचे का थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर दो मीटर, बस थोड़ा सा ऊपर। 437 है, बढ़ने के बाद ही 500 पहुंचेगा। अरे रहने दो सर, प्लीज प्लीज रहने दो, थोड़ा दो आप वो तो आप आपका जैसे ग्रुप पे बचता है ना वो मैं देख लेता हूँ वो वाला स्टॉक। तब छोड़ो, फिर मुथूट फाइनेंस देख लो। एफएंडो वाले काउंटर में मुथूट फाइनेंस में बढ़िया ऐसा लग रहा है कि वीकली चार्ट पर रिवर्सल स्ट्रक्चर बन गया है। ये ऑल टाइम हाई निकाल देगा इस हफ्ते। 4-5%, 5% चल सकता है। और है भी वो आरबीआई पॉलिसी वाला इवेंट, मतलब ये फिर एनबीएफसी की तरफ बोले या फिर सिर्फ गोल्ड फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस ही एक लौता ऐसा कैंडिडेट जो स्टॉक स्पेसिफिक जा रहे हो? लग तो रहा है सर एनबीएफसी में मोमेंटम आना चाहिए। मेरे को एनबीएफसी ठीक लग रहा है। मतलब सिनेक्स फाइनेंस के जितने कंस्टिट्यूएंट्स हैं वहां पे अच्छी खासी करेक्शन के बाद से वापस मूव आ रहा है। हम्म।
तो ये एक स्टॉक हुआ जहां पर एक्शन तेजी की और बढ़ सकता है। कोई ऑटो स्टॉक पसंद है सर? ऑटो नंबर से कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? अब प्रॉब्लम ये है कि सीएनएक्स ऑटो जो इंडेक्स है 24,173 जब तक पार नहीं करता है मैं बायर नहीं रहूंगा, या फिर डिप में मेरे को 22,900 के आसपास मिले। वहीं पे 3 साल का वीवैप भी है और बुलिश कैप भी है, तो मेरे को या तो उस जोन में मिले या ब्रेकआउट लेके मिले, तब मेरा ऑटो स्टॉक्स में इंटरेस्ट आएगा। अभी तो नहीं आ रहा है। वैसे मारुति, टीवीएस मोटर ये सब ठीक लग रहा है। ओला अगेन मेरे को नीचे लग रहा है, 10-12 रुपए, 8-9 रुपए आ सकता है। ओके, मोनिका जी पूछ रही हैं जीनस पावर। मिथिल जी प्लीज बता दीजिए जीनस पावर, एक आखिरी प्रश्न, इसमें आपका क्या व्यू है? देखिए मोमेंटम तो यहाँ पे भी बुलिश दिख रही है हमें। इमीडिएट सपोर्ट पे अगर देखा जाए तो 200 दिन का मूविंग एवरेज आता है 260 रुपए के आसपास। बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे तो बेटर है। जो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन था उसका टारगेट आता है 420 450 के लेवल्स। तो अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो कंटिन्यू कीजिए, वरना बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे अच्छी होगी। सर वो तो मेरे ख्याल से खुद कितने पे रहा है, मेरे को सही दिख रहा है क्या ये रिजल्ट इम्पैक्ट ही होगा फिर तो। ले बस ले लो, ले लो, एक काउंटर ले लो। 3500 करोड़ का मार्केट कैप है आपकी खुशी के लिए। अब ठीक है सर, हाँ जैसे एसजीएस एंटरप्राइज हाँ वीकली लगाना, वीकली, डेली मत, डेली सर, बात लगे। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था ये स्टॉक आने वाला है और अंशुल जी कहीं से आएगा। एसजीएस एंटरप्राइजेस, यस। हाँ, लो 18 नवंबर वाले लो से लाइन मारो। 18 नवंबर वाले लो से पीछे पीछे कौन सा साल? हाईएस्ट हाई के पहले जो लो बना है 3 रेड बार, हाईएस्ट हाई के पहले भाई साल से पहले 3 बार पहले, एक बार ये लो। इसी की लो पे लाइन मारो। अगली 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 बार पे, हाँ, लोएस्ट लो वाली बार। समझ गया, मैं समझ गया, मोटा मोटा समझ गया, बहुत काम करा रहे हो, मेरे को समझ में आ गया ये वाला बार बार डबल इनसाइड बार है, मस्ट हटा तो ये दे देगा आपको। अब आओ डेली पे, आप डेली पे आओ। सर आप ज्यादा काम करा रहे हो, टारगेट नहीं दे रहे हो, बताओ। टारगेट अब आप निकालो। टारगेट आएगा यहाँ से 100 रुपए ऊपर। टारगेट सर ऑल टाइम हाई बनता है। ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन है, वीकली पे कोई भी चीज अनमिटिगेटेड नहीं है, तो यहाँ से सीधा सीधा ऑल टाइम हाई का टारगेट बचता है। ना कोई एपीजी है, ना कोई स्विंग आई है, ना कोई ऐसा अनमिटिगेटेड कुछ है ही नहीं जिसको मिटिगेट करने जाए, तो सीधा स्टॉप लॉस बता दो, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसी के नीचे लगा लो। 2-3 दिन का जो स्विंग लो बना है 1060 के नीचे लगा लो, 1050 लगा लो। या वॉल्यूम वाले क्राइटेरिया में बैठ गया आपका? अभी तो खुलेगा चलेगा तब पता चलेगा, बट आप प्रीकर्सर ब्रेकआउट फ्राइडे को बनाया था, वॉल्यूम नहीं था इसलिए उन्हें छोड़ दिया, बट लग रहा है कि फॉलो थ्रू मूव आएगा। चलिए, मार्केट की ओपनिंग होने वाली है। और मिथिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? हम वो जाते जाते वो जीनस पावर पे बात कर रहे थे आज, उसमें वो बहुत जबरदस्त मोमेंटम है। देखिए वो तो व्यू दे दिया मैंने ऑलरेडी, और बाकी के डिस्क्लेमर जो मैंने बताया, पर्सनल पोजीशन कुछ भी नहीं। जो स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं शायद से हमारे रेडा लिस्ट पे या फिर ऑलरेडी रिकमेंडेड लिस्ट में होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। राइट सर, थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे साथ अंशुल जी इस समय मौजूद हैं और मार्केट की ओपनिंग होने वाली है। मैं वही देख रहा था कि प्री इंडिकेटिव एक्शन में तो नीचे था क्या। ये गलत बात है। आप मेरे को इतनी चीजें सिखाए, ये चीज नहीं सिखाए। ये ऐसा बोलना होता है, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, वेरी गुड। ये आपको सर मतलब इतनी बारी तो ना वो होते हैं हम, ये तो एंकरिंग का एक तरीका होता है, इसको करना पड़ता है। नहीं तो मेरे को बोलना था ना। मिथिलेश जी देखो कितने प्यार से बोल गए, मैं बस टाटा बाय बाय करके चला जाता हूँ, खत्म, टाटा बाय बाय। अब बोल लो, अभी भी वो देख रहे होंगे शो, भी बोल लो मिथिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अच्छा पर सुनो 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 सुनो, एक मिनट ठहरो जरा। 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हो रही है, इशू थोड़ा सीरियस हो गया। वो ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि 50% टैरिफ कर देंगे स्टील इंपोर्ट पे। वाकई 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी झेल रहा है। 24,600 पिछले हफ्ते के लो के लेवल के नीचे जाके ट्रेड करा है, ओपनिंग में सीधा झटका मारा, तगड़ा। अब क्या करें? देखो स्विंग